आज मैं अपने दोस्त के घर गया था। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मुझे उसकी माँ के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। घर में तब सिर्फ मैं और मेरी दोस्त की माँ थे, जिन्हें मैं आंटी कहकर बुलाता हूँ। अचानक आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ जाने के बाद मैंने उन्हें थोड़ा अलग तरह से देखा। मैं हैरान रह गया क्योंकि उस पल उनका बर्ताव मुझे कुछ अजीब लगा। उन्होंने मुझे पास आने को कहा और उनकी बातें मुझे और अधिक चौंका रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो हम अकेले हैं। मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, तो अब हमें ये समय कैसे बिताना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उनकी बातों से मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आंटी ने मुझे खुद यह प्रस्ताव दिया था, तो मैं कैसे मना कर सकता था। इसीलिए मैं उनके पास बैठ गया। फिर आंटी ने कहा, दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत खास है, इसीलिए इसे मिस मत करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुनील है। हाल ही में मैंने एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया है। वहाँ मेरी मुलाकात सचिन से हुई। डिग्री कॉलेज में सचिन मेरा पहला दोस्त बना। एडमिशन के दिन ही उससे मुलाकात हुई और बहुत ही कम समय में हमारी गहरी दोस्ती हो गई। सचिन बहुत ही अट्रैक्टिव था और मैं काफी शांत स्वभाव का था। सचिन जैसा अट्रैक्टिव लड़का मेरा दोस्त बना, ये मेरे लिए खास बात थी। बहुत कम समय में हम अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज शुरू होने के 1 महीने बाद की बात है। उस दिन सचिन का जन्मदिन था। जब वो कॉलेज आया तो मैंने उसे अपने साथ मंदिर चलने को कहा। क्लास खत्म होने के बाद सचिन ने कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे जन्मदिन के मौके पर माँ ने घर पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, तो आज तुम्हें मेरे घर खाने जरूर आना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भरोसेमंद कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ। उसकी बातें सुनकर मैंने उसके प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि दोस्ती की ये भावना मेरे दिल को छू गई थी। उसने कहा कि तुम तो हमेशा बाहर का खाना खाते हो, घर का खाना नहीं मिल पाता। मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। सचिन अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ कर रहा था। वो पहले भी अपनी जिंदगी की कई बातें मेरे साथ शेयर कर चुका था, इसीलिए मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता था। उसने बताया कि उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला है। ये बातें मैंने पहली बार सचिन के मुंह से सुनी थी। उसी शाम सचिन मुझे लेने आया। मैं तैयार होकर उसके घर के लिए रवाना हुआ। उसके जन्मदिन के मौके पर उसकी माँ के हाथ के स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेने के लिए मैं बेचैन था। घर में घुसते ही मैंने एक लड़की को देखा जो हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया और सचिन से पूछा कि तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अकेले रहते हो, तुम्हारा तो कोई और है ही नहीं, तो ये लड़की कौन है, तुम्हारी बहन? सचिन और वो लड़की ये सुनकर हंसने लगे। सचिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरे दोस्त, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मेरी माँ है। उन्होंने अकेले मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है। तुम जो सोच रहे हो वैसा बहुत लोग सोचते हैं। जब भी माँ मुझे मार्केट लेकर जाती है तो कई लोग हमें भाई बहन समझ लेते हैं। कोई ये विश्वास नहीं कर पाता कि माँ का इतना बड़ा बेटा हो सकता है, क्योंकि वो खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो योग की बहुत बड़ी फैन है। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर बिना एक दिन भी चूके पूरा 1 घंटे योग करती है। उनका यही राज है। सचिन अपनी माँ की तारीफ में डूबा हुआ था और उनकी बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा कि सचिन, तुम अपने दोस्त को यहाँ बाहर खड़ा करके बातें कर रहे हो, उसे अंदर बुलाकर बैठने को कहो। फिर आंटी ने मुझे पानी दिया। थोड़ी देर बाद हम खाने के लिए बैठ गए। सच कहूँ तो आंटी के हाथ के खाने में गजब का स्वाद था। उन्होंने सचिन के जन्मदिन के मौके पर शाही पनीर, हलवा, कचौड़ी और कई तरह के व्यंजन बनाए थे। जब मैंने उनके बनाए शाही पनीर का स्वाद चखा तो मैंने मन ही मन ठान लिया कि आज मैं खूब पेट भरकर खाऊंगा। मैं बहुत खुशी से खा रहा था और सचिन मेरे पास बैठा था। अचानक सचिन का फोन बजा। उसके कुछ दोस्तों ने उसे केक काटने के लिए बुलाया। वो तुरंत जाने की तैयारी करने लगा और मुझसे बोला कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा केक काटकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम आराम से खाओ। आंटी ने भी कहा कि पहले अच्छे से खा लो फिर जाना। सचिन गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से निकल गया। उसके बाद आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं। बैठते ही उन्होंने मेरी थाली में एक और पूरी रख दी। मैंने देखा कि आंटी मुझे कुछ अलग नज़रों से देख रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा रही थी। खाना खत्म होने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने में उनकी मदद करना शुरू किया। मेरा ये काम देखकर आंटी ने कहा कि तुम तो एकदम परफेक्ट लड़के हो। सचिन ने तुम्हारे बारे में कई बार बातें की हैं। मेरा सचिन बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा सरल और सीधा दोस्त मिला है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ रहने से वो भी तुम्हारे जैसा बन जाएगा।
आंटी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा परिवार गांव में रहता है और मैं पढ़ाई के लिए शहर में अकेला रहता हूँ। हम बातें कर रहे थे कि तभी सचिन वापस आ गया। हमें बात करते देखकर वो हंसते हुए बोला कि माँ, लगता है कि तुम्हें सुनील बहुत पसंद आ गया है। मैंने कभी नहीं देखा कि माँ ने मेरे किसी दोस्त की इतनी बातें की हो। माँ तो आमतौर पर किसी को भी घर के दरवाजे तक भी आने नहीं देती। सचिन बात करता जा रहा था और मैं घड़ी में समय देखकर सोच रहा था कि मुझे अब निकलना चाहिए। मैंने सचिन से कहा कि भाई, अब काफ़ी रात हो गई है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। वहाँ से रवाना होने से पहले आंटी ने कहा कि सुनील, फिर से आना और अगली बार थोड़ा ज़्यादा समय लेकर आना। इस घर को अपना घर समझो। फिर आंटी ने मुझे गले लगाया। उनका व्यवहार थोड़ा अलग लगा, लेकिन मैंने उन्हें अलविदा कहा और अपने घर पर चला गया। अगले दिन कॉलेज में सचिन से मुलाकात हुई। वो हंसते हुए बोला कि सुनील, माँ ने तुम्हारी तारीफ करते हुए पूरी रात बिता दी। इतनी तारीफ तो वो मेरी भी नहीं करती। मैंने हंसते हुए कहा कि सचिन, समय के साथ सब कुछ बदलता है। शायद एक दिन तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। दिन ब दिन हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। एक दिन सचिन ने मुझसे कहा कि मुझे शाम को माँ को बाजार ले जाना है। कल उनके ऑफिस में एक फंक्शन है, उसके लिए कुछ खरीदारी करनी है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ। शाम 4 बजे तुम हमारे घर आ जाओ और माँ को बाजार लेकर जाओ। दरअसल सचिन की कॉलेज की एक लड़की से नई दोस्ती हुई थी और वो उसे डेट पर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने मुझे अपनी माँ के साथ मदद करने के लिए कहा। कॉलेज में मेरी क्लास आमतौर पर शाम 4 बजे ख़त्म होती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने रूम पर जाकर थोड़ा आराम किया और फिर तैयार होकर सचिन के घर की ओर निकल गया। सचिन ने मुझे अपने घर की दूसरी चाबी दे दी थी और उसने कहा था कि अगर माँ घर पर नहीं हो तो बाहर इंतज़ार मत करना, चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाना। मैं सचिन के घर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद डोरबेल भी ठीक से काम नहीं कर रही। फिर मैंने सचिन की दी हुई दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। घर में घुसते ही मैंने देखा कि कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक कमरे से पानी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि शायद घर के किसी नल से पानी टपक रहा है। पानी की बर्बादी ना हो, इसीलिए मैंने उस आवाज़ का पता लगाने का फैसला किया। आवाज़ का पीछा करते हुए मैं एक कमरे के सामने आकर रुका। बाथरूम की तरफ से हल्की पानी की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के पास आकर मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा कि आंटी के बाल और कपड़े भीगे हुए थे और उनसे पानी टपक रहा था। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी सुंदरता में इतना आकर्षित हो गया कि कुछ देर तक बस उन्हें देखता ही रह गया। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं हकीकत में लौट आया। मैं समझ गया कि आंटी ने मुझे देखकर बाथरूम का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए मैं धीरे धीरे चलकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी कमरे में आई और पूछा कि तुम इस समय यहाँ कैसे? मैंने उन्हें सारी बात बता दी और माफ़ी मांगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कुछ देर रुको, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चली गई और कुछ समय बाद साधारण कपड़ों में वापस आई। बावजूद उसके वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नज़रें उनसे हट नहीं रही थीं। वो आकर मेरे पास बैठी और मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली कि सुनील, तुम क्या सोच रहे हो? उनकी बात सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। फिर उन्होंने कहा कि चलो जल्दी करो, मुझे शाम को घर लौटकर खाना भी बनाना है। उनकी बात सुनकर मैंने खुद को संभाला और उनके साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। बाइक पर बैठने के बाद उन्होंने दोनों हाथों से मेरे कंधे को पकड़ लिया। जहाँ भी आंटी जाना चाहती थी मैं उन्हें वहाँ लेकर गया। बाजार से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि आज से जब भी मुझे बाजार जाना होगा मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, क्योंकि तुमसे कहने पर कोई न नुकुर नहीं करते। जहाँ मैं कहती हूँ तुम मुझे वहीं ले जाते हो। इससे मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है, वरना तुम्हारा दोस्त सचिन मुझे एक दुकान पर छोड़कर खुद आराम से बैठ जाता है और मुझे पैदल बाकी बाजार करना पड़ता है। लेकिन तुम तो मेरे सारे बैग भी उठाते हो और गाड़ी से लेकर आते हो। इससे मेरा बहुत समय बच गया। फिर वो हल्के से मुस्कुराई और मेरे गाल को हल्के से छुआ। उन्होंने शायद ऐसा नॉर्मल तरीके से किया था या उनके मन में कुछ और था, ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था।
लेकिन इस घटना से मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी और मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था। इस बीच आंटी एक नई साड़ी पहनकर मेरे सामने आ गईं और पूछने लगी कि इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। तब मैंने कहा कि आंटी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन साड़ी का एक हिस्सा शायद थोड़ा ढीला लग रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि शायद पीछे की ओर ठीक से बंधा नहीं है। सुनील, क्या तुम थोड़ा मदद कर दोगे? मैंने उनकी साड़ी को ठीक से बांधने में मदद की। काम खत्म करने के बाद जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और पूरी तरह शांत खड़ी थी। मेरे खड़े होते ही उन्होंने आंखें खोली, हल्के से मुस्कुराई और पूछा कि अब कैसी लग रही हूँ। तब मैंने जवाब में कहा कि आप तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। तभी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस साड़ी में तुम्हारी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी आंखों में थोड़ी सी शर्माते हुए मुस्कान देखी और वो अपने कमरे में चली गई। तब सचिन का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर रहेगा और चाहता है कि उसकी माँ अकेली ना रहे। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम माँ के साथ रहोगे तो वो मुझे फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन दोस्ती के नाते मान गया। थोड़ी देर बाद साड़ी बदलकर आंटी कमरे से बाहर आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन कहाँ है। उसने कुछ कहा। मैंने परिस्थिति संभालने के लिए उनसे एक छोटा सा झूठ बता दिया। मैंने कहा कि सचिन आज रात सर के किसी काम की वजह से उनके घर पर ही रहेगा, वो आज नहीं लौटेगा। मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, इसीलिए आज तुम्हें यहीं रुकना होगा। रात के खाने के बाद आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, जबकि मैं पढ़ाई के लिए शहर में अकेला रहता हूँ। मैं बोलते बोलते अचानक रुक गया जब उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। उन्होंने कहा कि सुनील, ऐसा मत कहो कि तुम अकेले हो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस बात में अपनापन था, लेकिन उनकी नज़रों में कुछ अलग सा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। स्थिति बदलने के लिए मैंने हल्की सी खांसी का बहाना किया। ये देखकर वो मुस्कुराई और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि आंटी, रात में जीन्स पहनकर सोना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अगर सचिन के पास कोई आरामदायक कपड़े हों तो मुझे दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि सचिन के कमरे में जाकर अलमारी से खुद ही कपड़े ले लो। सचिन के कमरे से जाकर मैंने अलमारी खोली। वहां मुझे कई तरह के परफ्यूम, ब्रेसलेट और अन्य चीज़ें मिली। जल्दी से मैंने एक ब्रेसलेट पहन लिया और एक रंगीन शर्ट निकालकर पहन ली। फिर मैंने सचिन की तरह बालों में जेल लगाकर स्टाइल बनाने की कोशिश की। आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद को ही देख रहा था। तभी अचानक आंटी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गईं। वो कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी ही धुन में बिजी था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे बाल ठीक करने लगीं और ब्रेसलेट खोलते हुए उन्होंने कहा कि सुनील, तुम्हें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। पहली बार देखकर ही तुम मुझे अच्छे लगे थे। ये कहते हुए वो प्यार से मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। मैं थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, इसीलिए शांति से थोड़ा दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सुनील, अब तो घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तुम इतने दूर क्यों जा रहे हो? उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और पूछा कि आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ देर खामोश रहने के बाद ऐसा लगा कि वो भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपने व्यवहार को बदल लिया। उनके इस बर्ताव से मैं थोड़ा भी परेशान हो गया। स्थिति को संभालने के लिए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सचिन के कमरे से बाहर ले गया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मैं जो हो रहा था उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उनकी सुंदरता ने मेरे मन को गहराई से प्रभावित किया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही थीं। उस रात मैंने दरवाज़ा बंद करके सोने का फैसला किया। अगली सुबह करीब 6 बजे सचिन घर लौट आया। मैं सचिन के साथ उसके घर से तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल गया। कॉलेज जाते समय सचिन की बाइक के पीछे बैठे हुए मैंने उससे कहा कि सचिन, तुम तो अपने जीवन साथी को ढूंढ चुके हो, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ की दोबारा शादी के बारे में सोचा है? मेरे ये कहते ही सचिन ने अचानक बाइक रोक दी और मुझे उतारकर गुस्से में कहा कि सुनील, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं माँ की दूसरी शादी के सख्त खिलाफ हूँ। इस उम्र में माँ को जीवन साथी की ज़रूरत नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और माँ की दोबारा शादी मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा सवाल सचिन को पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने उस विषय को वहीं ख़त्म कर दिया।
दिन गुजरते गए और 1 महीना बीत गया। इस दौरान मैंने एक बार भी सचिन के घर जाने का फैसला नहीं किया। अब हमारे कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने का समय आ गया था। एक रात करीब 8 बजे सचिन मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसकी असाइनमेंट पूरी कर दूं। मैंने हमेशा अपने काम समय पर पूरे किए थे, इसीलिए मेरी सारी असाइनमेंट पहले ही खत्म हो चुकी थी। सचिन की मदद करने के लिए मैं तैयार हो गया, लेकिन उस समय मेरे कमरे में बिजली नहीं थी। आधे घंटे तक इंतजार किया, फिर भी बिजली नहीं आई। कुछ समय बाद हमें पता चला कि अगले 3 दिन तक बिजली नहीं आने वाली है। सचिन ने मुझसे कहा कि यहाँ बिजली नहीं है तो क्या हुआ? मेरे घर में लाइट, इन्वर्टर सब कुछ है। प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलो। सचिन के रिक्वेस्ट करने पर मैं उसके घर जाने के लिए राज़ी हो गया। उसके घर पहुंचकर मैं सीधे उसके कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सचिन ने मुझे असाइनमेंट लिखने के लिए कागज़ दिए और खुद अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड अकेले अपने कमरे में रहती थी। अचानक सचिन ने फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखा और कहा कि सुनील, आज रात तुम यहाँ सब संभाल लो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और शायद सुबह लौटूंगा। और हाँ, असाइनमेंट जमा करने में अभी 4 दिन बाकी हैं। अगर चाहो तो सो सकते हो। मैंने सचिन को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुने बिना ही घर से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद मैं उसके कमरे में बैठकर असाइनमेंट लिख रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने बाहर देखा तो आंटी 2 गिलास दूध लेकर आई थीं। सचिन घर में नहीं है, ये बात वो समझ न पाए, इसीलिए मैंने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और बाहर जाकर कहा कि सचिन सो गया है। उन्होंने मुझे 1 गिलास दूध दिया और अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग रूम में बैठकर दूध पीने के बाद मैं वापस सचिन के कमरे में चला गया। तभी आंटी के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनकर मैं घबरा गया और उनके कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैंने अंदर झांका तो देखा कि आंटी कमरे में नहीं थी। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने घबराकर पूछा कि आंटी, ये क्या हो रहा है? वो मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ऐसा किया। तुम मुझे पसंद करते हो तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि आप मेरे लिए माँ की तरह हैं, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ये सुनकर वो गुस्से में मेरी शर्ट के बटन इतनी ज़ोर से खींचकर तोड़ दिए कि वे ज़मीन पर गिर गए। फिर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हो सकती हूँ, लेकिन माँ नहीं, ये बात याद रखना। उनकी इस बात ने मेरी सोच को बदल दिया। वास्तव में वो मेरी माँ जैसी देखभाल करने वाली थीं, लेकिन माँ नहीं थीं। मैंने शांत होकर उनसे कहा कि अगर मैंने कोई भी कभी गलती की हो या आपको दुख पहुँचाया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन आज मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपका व्यक्तित्व और आपकी सुंदरता हमेशा मुझे प्रभावित करता है। मेरी बात सुनकर आंटी बहुत खुश हो गईं। उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलकने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कुछ देर तक थामा, फिर मैंने उनसे पास बैठने का अनुरोध किया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली कि मैं जानती थी एक दिन तुम मुझसे मिलने आओगे। अब मुझे अपने घर का पता दो ताकि जब सचिन घर पर ना हो तब मैं आ सकूं। ये कहते हुए उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि आप हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि आंटी, मेरे बारे में ऐसा क्या देखा आपने कि कुछ ही दिनों में मुझसे इतना आकर्षित हो गई? उन्होंने जवाब दिया कि जब सचिन 8 साल का था तब उसके पिता हमें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैंने उसे बड़े मुश्किलों से पाला। अब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन जब से सचिन ने कॉलेज जाना शुरू किया है, मैंने उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते देखा है। मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अपने पतियों के साथ और कुछ अपने प्रेमियों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। कभी-कभी उन्हें देखकर मुझे ईर्ष्या भी होती है। लेकिन जिस दिन तुम्हें मैंने देखा, उस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग एहसास हुआ। उसके बाद जब भी हमारी मुलाकात हुई, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मुझे हमेशा इज्जत की नज़रों से देखा और तुम्हारा यही व्यवहार मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षित कर गया। मैंने शांत स्वर में कहा कि आपने मेरी इतनी तारीफ की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर सचिन को ये सब पता चल गया तो आप क्या करेंगी? तब आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ये तो बाद की बात है। अभी मैं बस कुछ खूबसूरत पल जीना चाहती हूँ, जिनका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उन्हें शांति से रोकते हुए कहा कि आंटी, जो आप कर रही हैं वो स्वाभाविक नहीं है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपको जीवन भर प्यार करे और आपकी देखभाल करें। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को गलत तरीके से देख रही हैं। मैंने आगे कहा
कि आप अगर सच्चे प्यार और अस्थायी आकर्षण के बीच का अंतर समझ पाएँ, तो आप अपनी ज़रूरतों को और अधिक से अच्छे से समझ पाएँगी। मैं उनकी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला कि अगर आप सचमुच इस बात को समझतीं, तो आप ऐसा फैसला ना लेतीं। आपका सौंदर्य मेरे लिए भी आकर्षक है, लेकिन कुछ संबंधों की सीमाएँ होती हैं, जिन्हें हम कभी पार नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। अगर आप केवल भावनाओं में बहकर मेरे साथ कुछ समय बिताती हैं, तो बाद में आपको उन पलों के लिए बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के रिश्ते कभी समाज में मान्यता नहीं पा सकते और हमारे रिश्ते को भी किसी अलग नाम से पुकारा नहीं जा सकता। मेरी बातें सुनकर आंटी की आंखों में एक प्रकार की समझ झलकने लगी। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। जब मैं उनके कमरे से बाहर जा रहा था, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय बाद जब मैं सचिन के कमरे में पहुंचा, तो देखा कि वो थोड़ी देर बाद खिड़की से अंदर आया। मैंने अचानक से उसकी वापसी की वजह पूछी। उसने कहा कि मेरी दोस्त के सिर में थोड़ा दर्द था, इसीलिए उसे मेडिकल से दवाई लाकर दी। इसी वजह से मैं उसके पास गया था। सचिन की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी दोस्ती को कुछ ही महीने हुए हैं और तुम में उसके लिए इतनी लगाव हो गई है, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचो। उन्हें भी एक साथी की ज़रूरत हो सकती है जो उनका ख्याल रख सके। मैंने कहा कि जीवन में सभी को किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। तुम अपने जीवन में व्यस्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी माँ को भी एक जीवन साथी की आवश्यकता हो सकती है। उनके बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। मेरी बातें सुनकर सचिन ने इस पर गंभीरता से सोचा और मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। अगले दिन जब मैं उनके घर से निकलने वाला था, तो सचिन अपनी माँ के पास आया और उन्हें उनकी शादी की अनुमति दी। कुछ समय बाद सचिन की माँ ने फिर से शादी कर ली। उस समय आंटी 42 साल की थीं और उन्हें अपनी उम्र का एक जीवन साथी मिल गया। जब मैं उन्हें उनकी नई जिंदगी की शुभकामनाएं देने गया, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी की वो बात याद आ गई। उनके नए पति के सामने ही उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। सचिन मेरा करीबी दोस्त था, इसीलिए उसकी खुशी मेरी अपनी खुशी जैसी थी। इसके बाद मैं आंटी के घर बहुत कम गया। मैं चाहता था कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत उनके तरीके से हो, इसीलिए मैं दूसरे शहर चला गया और अपनी पढ़ाई पूरी की। सचिन और मेरी दोस्ती बरकरार रही, लेकिन मैं उनके घर नहीं जाता था। जब भी हमें मिलने की ज़रूरत होती, तो सचिन खुद मुझसे मिलने आ जाता या हम किसी खास जगह पर मिलते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।